हेलो एवरीवन, आई प्रोफेसर कमलेश ढोने और आज मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम लेकर आया हूं। जो प्रॉब्लम PERT से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रोजेक्ट इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक की। इस प्रॉब्लम में अभी हमने देखा था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या पीडीसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से हमने एक टाइम निकाला था। तो देखिए, पहले तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर उस क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें क्या सॉल्यूशन करना है वो हम आगे करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तीन एक्टिविटी है, एक्टिविटी ए, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी। और इन हर मैंने अभी हाल आपको पॉइंट में बताया था कि जैसे अगर कोई भी एक्टिविटी रहती है, जैसे मैं यहां समझाता हूं, ये देखिए, ये है एक एक्टिविटी। तो PERT में हर एक एक्टिविटी के तीन टाइम होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम, एक होता है पेसिमिस्टिक टाइम और एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम। ये तीन टाइम होते हैं, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम और एक आइडियल टाइम या नॉर्मल कंडीशन, जो भी है। तो आप देखिए, हर एक एक्टिविटी के तीन टाइम दे रखे, 10, 12, 14। बी का दे रखा 6, 8 और 12 और सी का दे रखा 5, 10 और 12। अब हमें क्या चीजें फाइंड करना है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है एक्सपेक्टेड टाइम, जो हम आगे ही इस टेबल को कंटिन्यूएशन में करेंगे और सारी चीजें मैं आपको यही निकाल कर बता दूंगा। तो सबसे पहले ये कि एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है। तो एक्सपेक्टेड टाइम में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि इसका एक फॉर्मूला था जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में एक कर्व से फाइंड करा था, और उस कर्व का जो नाम था पीडीसी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। उस कर्व से हम इस फॉर्मूले को डिराइव करके भी लाए थे। और ये फॉर्मूला कैसा था, तो ये देखिए, ये था फॉर्मूला ऑप्टिमिस्टिक टाइम, इसके बाद था पेसिमिस्टिक टाइम, इसके बाद था मोस्ट लाइकली टाइम डिवाइडेड बाय 6। तो ये पूरा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से आपका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम निकलेगा। मतलब इन तीन टाइम को मुझे इन तीनों टाइम को मुझे एक टाइम में कंप्लीट करना है, तो इसके लिए मेरे पास जो फॉर्मूला था, अच्छा, ये जो फॉर्मूला है एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम, ये क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द टाइम इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटीज 50%। मतलब ये जो फॉर्मूले में मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी एक्टिविटी के कंप्लीट होने की, ये जो एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी में के कंप्लीट होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितने परसेंट रहती है, प्रोबेबिलिटी 50%। इसीलिए ये फॉर्मूला इस तरीके से बनाया गया है। और मैंने इसमें ये भी बताया था कि इसमें हमने वेटेज फैक्टर भी यूज करे थे, इसमें 1, इसमें 1 और इसमें 4, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी मिनिमम रहती है एक्टिविटी के कंप्लीट होने की, इसमें मिनिमम रहती है और इसमें मैक्सिमम रहती है, ज्यादा चांस रहते हैं, इसलिए इसमें हमने वेटेज ज्यादा दिया है, डिवाइडेड बाय 6। तो सबसे पहली चीज को सॉल्व कर रहे हैं कि हमें एक्सपेक्टेड टाइम फाइंड करना है। तो एक्सपेक्टेड टाइम का ये रहा फॉर्मूला, मैं यहाँ पर शो कर देता हूं। ये आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया। देखो, आप ऐसे भी पहचान सकते हो, इनमें से जो मिनिमम है वही आपका ऑप्टिमिस्टिक टाइम। इसके बाद ये आपका पेसिमिस्टिक टाइम हो गया। आप ऐसा कर लोगे तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। और इसके बाद ये हो गया मोस्ट लाइकली टाइम। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, आप यहां से भी जज कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा रीड करते नहीं आ रहा है तो जो मिनिमम टाइम है उसे हम ऑप्टिमिस्टिक टाइम कहेंगे। इसके बाद जो मैक्सिमम टाइम है उसे हम पेसिमिस्टिक टाइम कहेंगे, और जो इन दोनों के बीच में है उसे हम मोस्ट लाइकली टाइम कहेंगे। कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस चीज को आगे और इस चीज को पीछे कर दिया जाता है। तो आप अपने दिमाग से बता सकते हैं, ये आपका मिनिमम, ये आपका मैक्सिमम, आप सिर्फ रीडिंग देख के डेटा बता सकते हो, और ये आपका ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब आइडियल टाइम। चलिए, तो अब 10, 12 और 14 हम इस फॉर्मूले में, ये देखिए, हम सबसे पहले ये हमारा पहला एक्सपेक्टेड टाइम निकाल रहे हैं। तो एक्सपेक्टेड टाइम निकालने का जो फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है मैंने। बार बार आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और इससे आपको आपका जो पहला आंसर है वो 2 मिनट के अंदर मिल जाएगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है सीखने लायक। तो चलिए, जब आप पहली बार वैल्यू डालेंगे, ऑप्टिमिस्टिक टाइम की जगह 10 डालिए, मोस्ट लाइकली टाइम की जगह 12 डालिए, और पेसिमिस्टिक टाइम की जगह पे जब आप 14 डालेंगे, डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, तो आपको जो आंसर है वो 12 मिलेगा। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करके देखिएगा एक बार, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 12 आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर सेकंड वाले में चीज में देखिए,
यहाँ पर भी वही चीज है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम। हर एक एक्टिविटी के 3 टाइम होते हैं और हम जो डिस्कस कर रहे हैं पर्ड मेथड, ये सब पर्ड में ही पॉसिबल है। और मैंने आपको बताया था कि हर एक्टिविटी किस चीज को फॉलो करती है, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को। और ये फॉर्मूला यही क्यों लिया, आपके पास हर चीज का रिस्पॉन्स होना चाहिए। चलिए अब इसमें वैल्यू डालिए, इसकी जगह लिखिए 6, ऑप्टिमिस्टिक टाइम की जगह इसकी जगह लिखिए 8 और इसकी जगह लिखिए 12। फिर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद 8.23, ठीक है, यही आएगा। आप बताइएगा एक बार चेक करके, आप भी मेरे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए। बिल्कुल मैं इसीलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि टाइम बचे बिल्कुल, ठीक है, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें सिखा सकूं उस दौरान। चलिए अब एक्टिविटी सी की बात कर रहे हैं, 5, 10 और 12। ऑप्टिमम वैल्यू डालिए, इसके बाद मोस्ट लाइकली वैल्यू डालिए और पेसिमिस्टिक की वैल्यू डालिए। मतलब वैल्यू डालने के बाद आपके पास जो वैल्यू आंसर आएगा वो आ रहा 9.5। ठीक है ना, आपने यहाँ पे 3 टाइम को एक टाइम में कंप्लीट, जैसे मान लो ये एक्टिविटी है, ये एक काम 10 साल में करती है, 12 साल में करती है, 14 साल में, मतलब एक टाइम है। अब हमको एक चाहिए, एक टाइम चाहिए, तो हमने इन तीनों को फाइनल करके ये बताया कि ये काम 12 साल में हो जाएगा। अब पूरा हो जाएगा हम इसकी गारंटी नहीं दे रहे, हम सिर्फ बता रहे हैं क्योंकि इस फॉर्मूले में, इसीलिए मैंने आपको बताया कि हाँ इसको कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी 50% है, अभी भी इसमें अनसर्टेनिटी है, ठीक है। वैसे ही ये देखिए 3 काम है, ये 6 साल में हो रहा है, या 8 साल में हो रहा है, या 12 साल में हो रहा है। तो 3 मतलब पूरा जो एक्टिविटी है वो कितने टाइम में कंप्लीट होगी, 8.23 ईयर्स में। सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हमारे पास पहला आंसर आ गया एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम, और ये अगर डे में दिया है तो ये डे में आएगा, ये मंथ में दिया है तो ये मंथ में आएगा, ये ईयर में दिया है तो ये ईयर में आएगा। अब हम अगली चीज की तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है वेरिएंस। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि वेरिएंस क्या होता है। ये देखिए इस फॉर्मूले के बाद हमने एक फॉर्मूला और पिछले लेक्चर में डिराइव करा था, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला। आपको याद हो तो ये जो फॉर्मूला है ये भी उसी कर्व से आया था, जिस कर्व का नाम था पीडीसी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, या उसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी कहते हैं। या तो आप पीडीसी बोलो या आप एफडीसी बोलो, आपको प्रीवियस वीडियो में इसका डेरिवेशन मिलेगा कि ये फॉर्मूला कहां से हम यूज करके लाए। चलिए तो ये, और आपको मालूम है ये स्टैंडर्ड डिविएशन है। और मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जो स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका मैं नाम लिख देता हूं कोई कंफ्यूजन ना हो, ये है आपका स्टैंडर्ड डिविएशन। और ये क्या होता है ये भी मैं बता चुका था। जो भी आपके रिजल्ट क्या करेंगे, डिविएट करेंगे। देखिए एक लाइन पे होना चाहिए, ये देखिए कितना डिविएशन हो रहा है, ठीक है, यही स्टैंडर्ड डिविएशन है। अब अब हमें तो स्टैंडर्ड डिविएशन नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है, वेरिएंस पूछा है। तो वेरिएंस निकालने के लिए पहले हमें स्टैंडर्ड डिविएशन पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड डिविएशन का अगर आप स्क्वायर कर लोगे, ये जो सिग्मा की जो वैल्यू है, अगर आप इसको क्या कर लेते, टीपी माइनस T0/6 का अगर आप स्क्वायर कर लेंगे तो आपको पता है इसे ही हम क्या कहते हैं बेटा, इसे हम वेरिएंस कहते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये फॉर्मूला तैयार कर दिया मैंने आपके लिए, आपके पास फॉर्मूला तैयार है। आप चाहो तो पहले सिग्मा निकाल लो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लो और उसका स्क्वायर कर लोगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला लिख रहा हूं, सिग्मा का स्क्वायर करना है आपको, बिल्कुल टू द पॉइंट आप इसका आंसर दे दोगे। तो ये क्या करना है आपको इसमें पता है आपको, देखो टीपी भी है, ये रहा फॉर्मूला देखिए आप लोग, टीपी भी है और T0 भी है। ये देखिए मैं अब यहाँ बताता हूँ, ये रहा टीपी, ये रहा T0, टीपी माइनस T0 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर, ये करना है आपको। तो आपको 14 में से 10 को, देखो ये 14 है, ये वैल्यू टीपी आपका 14, T0 आपका 10, माइनस करके डिवाइड बाय 6 करना, और जो भी चीज आए उसका स्क्वायर कर देना, जो भी चीज आए उसका स्क्वायर कर देना। तो मैं, आप लोग कैलकुलेट करिएगा, मैंने इसे कैलकुलेट कर रखा है, तो मेरा जो आंसर है 0.44 आ रहा है। मैं आपके साथ कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बता सकूं, आप मेरे साथ कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर से और कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये जो एक्टिविटी ए है
इसका वेरिएंस कितना आया 0.44। सेम जब आप इसको करेंगे, देखिए आप इसको करिए, ये 12 है, ये देखो मैं करके बताता हूं अगर कभी किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो। ये देखिए पहले फॉर्मूला क्या पता ना आपको, टीपी माइनस T0 डिवाइड बाय 6, ये करके इसका स्क्वायर करना है। तो 12 में से 6 गया तो 6 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर, और 6 बाय 6 होता है 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर होता है 1। ये चूंकि इजी कैलकुलेशन था इसलिए मैंने हाथ से ही कर दिया, वरना आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर या कैलकुलेटर की जरूरत लगेगी। ये 1 आया। अब सेम इसी तरीके से इसको भी करिए, ये रहा टीपी, ये रहा T0, इसमें से इसको माइनस करिए, डिवाइड बाय 6 करिए, उसका स्क्वायर करिए, तो आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। अच्छा अगर वो, तो ये कितना आया है ये बता देता हूं, ये आ रहा है मेरा 1.36। अब आप जरा सोचिए, अगर वो वेरिएंस ना पूछ के स्टैंडर्ड डिविएशन पूछता तो आप स्क्वायर ही मत करिए, तो आपको स्टैंडर्ड, हो सकता है एग्जाम में वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ ले, तो आपको सारी चीजें आना चाहिए। जो वो पूछे आपके पास उस हिसाब से कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। चलिए, तो हमारी सेकंड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। अब जो हमारी जो थर्ड प्रॉब्लम है, हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि हमें थर्ड प्रॉब्लम में क्या सॉल्व करना है। हमें थर्ड प्रॉब्लम में सॉल्व करना है कि विच एक्टिविटी हैज मोर रिलायबल टाइम। मतलब इन तीनों में से जो एक्टिविटी नंबर ए है, एक्टिविटी बी है और एक्टिविटी सी है, इनमें से कौन सबसे ज्यादा रिलायबल है। तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि कौन सबसे ज्यादा रिलायबल है। तो ये जो तीनों वैल्यू है 0.44, 1 और 1.36, मतलब इसको इस तरीके से, इस एग्जांपल से समझिए कि आपको अपना घर बनाना है। आपके पास 3 कॉन्ट्रैक्टर आए, कॉन्ट्रैक्टर ए, कॉन्ट्रैक्टर बी और कॉन्ट्रैक्टर सी। 3 कॉन्ट्रैक्टर आए आपके पास, तीनों ने बोला कि हम आपका घर बना देंगे। ठीक है, ये आपके पास कोई प्रोजेक्ट है, तीनों ने बता दिया कि, तीनों ने अपने अपने टाइम बता दिए, और वो भी एक नहीं 3 टाइम बताया। अब आप कंफ्यूज हो गए, बी ने भी 3 बताए, सी ने भी 3 बताए, तो आपके पास एक फॉर्मूला था, उससे आपने टी ही निकाल लिया। ये देखिए आपने ये निकाल लिया। अब ये फॉर्मूले से ये पता चल गया कि ये, मतलब 50% प्रोबेबिलिटी पता चल गई कि ये काम कंप्लीट होने की 50% प्रोबेबिलिटी में मतलब कितना टाइम आ रहा है, एक्सपेक्टेड कंप्लीशन टाइम। तो यहां से देखने से क्या पता चल रहा है कि अरे इसको सबसे कम समय लग रहा है 8.23 को, यही हो रहा है, और सबसे ज्यादा इसको लग रहा है एक्टिविटी ए को। पर देखो उसने यहाँ पे बोला है कि इन तीनों में से कौन सा वर्क ज्यादा रिलायबल है। तो देखो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि जहां पर वेरिएंस की जो वैल्यू, ये देखो दिख रहा है इनमें से, ये 0.44 है, 1 है और ये 0.36 है, जहां पे वेरिएंस की वैल्यू सबसे कम आई है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, तो यहाँ तो इसका स्क्वायर कर रहे हैं वेरिएंस में तो हम लोग, तो जहां पर वेरिएंस की वैल्यू मिनिमम आए वो एक्टिविटी सबसे ज्यादा रिलायबल है। ये देखिए जहां पे, तो इसमें से ये है जो एक्टिविटी ए जो है वो बहुत ज्यादा रिलायबल है। ठीक है, मोर रिलायबल टाइम लगेगा इसमें, मोर रिलायबल है। तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन के तीनों आंसर हमने इस टेबल में विद कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर दिए हैं। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका आंसर्स को एक बार प्रैक्टिस करिए बिल्कुल, और बताइए कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।